बगावत द इनसाइड स्टोरी। शिवसेना के बागी गुट के सरदार, महाराष्ट्र के नए सरकार शिंदे। एकनाथ शिंदे, एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय, महाराष्ट्र की राजनीति के नए पुरोधा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे। काय अशी प्रगती केली होय आमच्या ठाण्याने, आणखी विशेष करून एकनाथ शिंदे। बालासाहेब के विश्वास पात्र से उद्धव के सबसे भरोसेमंद बनने और फिर सबसे बड़े बागी बनकर राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की यह कहानी शिवसेना में बगावत की सबसे बड़ी कहानी है। इस कहानी में वो सारे टर्न, ट्विस्ट और सस्पेंस हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म में होती हैं। ग्यारह दिनों तक चले ड्रामे के बाद 30 जून को शाम 4:30 बजे ऐलान हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ही सरकार संभालेंगे। यह ऐलान किसी भूकंप से कम नहीं था। आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई और फडणवीस की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी शिंदे को मिल गई। सीएम के तौर पर शिंदे के नाम का ऐलान जितना बड़ा पॉलिटिकल एटम बम था, उतना ही बड़ा पॉलिटिकल बम जो है वो अभी फटना बाकी था, क्योंकि फडणवीस कह चुके थे कि वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन चंद घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा और बीजेपी ने अपने ही पार्टी के नेता जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हें सार्वजनिक तौर पर इतना छोटा क्यों दिखाया। क्यों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आकर आखिरकार यह ऐलान करना पड़ा कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत हुई 21 जून को, जब देश योग दिवस मनाने की तैयारी में था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ी बगावत की तैयारी चल रही थी। शिवसेना में चौथी बगावत की तैयारी। इक्कीस जून का सूरज पिछले 8 सालों से अपने साथ दुनिया के लिए योग दिवस लेकर आता है। इस बार भी देश दुनिया के लिए कुछ नहीं बदला था। प्रधानमंत्री मोदी का योग कार्यक्रम चल रहा था। अलग अलग जगहों पर लोग योग करने में लगे थे। योग के जरिए मन की शांति और सुकून तलाश रहे थे। लेकिन राजभवन से 1.5 किलोमीटर के फासले पर मुख्यमंत्री निवास वर्षा में सीएम उद्धव ठाकरे का मन बेचैन था। उद्धव महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के विधान परिषद में हार जाने से दुखी थे। वहीं शिवसेना के कुछ विधायकों की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग से वे आहत थे। वो एक और बड़े खतरे की आहट महसूस कर रहे थे। खतरे की आशंका उस वक्त और बढ़ गई जब शिवसेना में नंबर 2 और विधानसभा में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पाया। शिवसेना के कुछ विधायक भी गायब थे। दरअसल 20 जून की शाम को ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। उसी दिन एकनाथ शिंदे अचानक विधान भवन से बाहर निकल गए तो किसी ने उद्धव ठाकरे को इसकी खबर दे दी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को फोन किया। कहां जा रहे हो? शिंदे ने गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, पता नहीं। उद्धव ने पूछा, कब तक लौटोगे? शिंदे ने कहा, पता नहीं। शिंदे ने संक्षिप्त जवाब दिया और फोन रख दिया। अगले दिन यानी 21 जून को सुबह सुबह एबीपी न्यूज पर ब्रेक हुई एक खबर से उद्धव का डर सच साबित हुआ।
हमारे तेज तर्रार संवाददाता रौनक कुकड़े ने खबर दी कि एकनाथ शिंदे 17 से 18 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ सकती है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो महाराष्ट्र से आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक कुकड़े से ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की। जी देखिए रोमाना, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा समय जो है इस वक्त कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी रह रहकर पिछले कई महीनों से जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। 20 जून को मुंबई छोड़ने से पहले एकनाथ शिंदे आखिरी बार जिस पत्रकार से मिले वो एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े थे। मैं एकनाथ शिंदे से विधानसभा के उपाध्यक्ष के कैबिन में मिला। उस वक्त एकनाथ शिंदे का चेहरा बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रहा था। मैंने एकनाथ शिंदे से पूछा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सीएम साहब सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें राजनीति की ज्यादा समझ है, आप उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। उस वक्त शिंदे का चेहरा बेहद तमतमाया हुआ था। मैंने शिंदे से पूछा कि आप इतने नाराज कभी नहीं दिखे, आखिर हुआ क्या है। इससे पहले कि शिंदे कुछ जवाब दे पाते, कुछ निर्दलीय विधायकों के सचिव उन्हें बुलाने आए। वो विधायक पास ही के एक कमरे में जमा हुए थे। शिंदे उनसे मिलने गए और कुछ देर बाद उन सभी विधायकों के साथ अपने घर ठाणे की ओर निकल गए। मैंने एकनाथ शिंदे को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। शिंदे कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन उस दिन उनके हाव भाव हमेशा से अलग थे और यही वजह थी कि मैंने विधानसभा में रुककर उनके गुस्से की क्या वजह है उसे टटोलने की कोशिश की और शाम तक इसका जवाब भी मुझे मिल गया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने विधान भवन के अपने दफ्तर के एंटी चेंबर में एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सांसद अनिल देसाई, मंत्री अनिल परब और युवा सेना के सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई थे। विधान परिषद के चुनाव को लेकर उद्धव की ओर से बुलाई गई इस अहम बैठक से शिंदे को बाहर रखा गया था। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से नाराज थे और इसके पीछे एक झगड़े की कहानी बताई जाती है। दरअसल 2 दिनों पहले पवई के होटल देनेसौ में एकनाथ शिंदे की संजय राउत और आदित्य ठाकरे के साथ तीखी बहस हो गई थी। दरअसल आदित्य ठाकरे और संजय राउत चाहते थे कि विधानसभा में शिवसेना के संख्या बल के हिसाब से जितने वोट शिवसेना के पास हैं उसके अतिरिक्त वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को दिए जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके खिलाफ थे और इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। माना जाता है कि इसी झगड़े की वजह से विधान भवन में जो बैठक बुलाई गई थी उसमें एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक दल के नेता थे, पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। इसके बावजूद उद्धव ने उन्हें बैठक से बाहर रखा। शिंदे से यह बात छुपी नहीं थी कि उद्धव ने अपना अलग इनर सर्कल बना लिया है जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इतनी अहम मीटिंग से खुद को बाहर रखे जाने को शिंदे ने अपने प्रति अविश्वास माना और अपना अपमान भी। एकनाथ शिंदे गुस्से और अपमान की आग में जल रहे थे क्योंकि ऐसा उनके साथ जानबूझकर किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे 15 जून को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शिंदे उद्धव के सरकारी निवास वर्षा पर भी पहुंचे थे। वर्षा पर जाकर उन्हें पता चला कि बंगले के भीतर उद्धव सांसद विनायक राउत, अनिल देसाई और मंत्री अनिल परब के साथ चुनावी रणनीति पर बैठक कर रहे हैं। शिंदे ने अपने आने का संदेश भिजवाया। शिंदे करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। घंटे भर बाद जब बैठक खत्म हुई तो सभी वहां से चले गए। शिंदे को लगा उद्धव उनसे मिलेंगे, लेकिन उद्धव मीटिंग हॉल से सीधे अपने कमरे में चले गए और शिंदे को बताया गया कि उद्धव उनसे अब नहीं मिलने वाले। शिंदे के लिए ये अपमान की पराकाष्ठा थी। वे जहर का घूंट पीकर वर्षा से अपने बंगले नंदन वन चले गए। नंदन वन पर शिंदे से मिलने कुछ मंत्री आए हुए थे जिनसे शिंदे ने उद्धव के अपमानजनक बर्ताव की बात बताई। इन मंत्रियों के साथ भी उद्धव का सलूक कोई ज्यादा सम्मानजनक नहीं था। उन्होंने शिंदे से सहानुभूति जताई और तय हुआ कि अब और ज्यादा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो चुका। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल किया। ये नंबर था महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का। एकनाथ शिंदे का फोन आने के बाद देवेंद्र फडणवीस हरकत में आ गए।
शिंदे ने उन्हें बताया था कि किस तरह से उद्धव के अपमानजनक बर्ताव के कारण उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और कैसे ठाकरे सरकार में वे खुश नहीं हैं। शिंदे ने जानकारी दी कि उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है और बड़ी संख्या में शिवसेना विधायक भी उनके साथ आने को तैयार हैं। शिंदे का फोन आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन मिलाया और अमित शाह से फडणवीस ने शिंदे के संग हुई बातचीत को साझा किया, जिसके बाद अमित शाह ने भी एकनाथ शिंदे से बात की। शिंदे की फडणवीस और शाह से बातचीत होने के बाद बीजेपी का आला नेतृत्व हरकत में आया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बीजेपी इस बार हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। बीजेपी साल 2019 में एक बार धोखा खा चुकी थी। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच एनसीपी के अजीत पवार अपनी पार्टी से बगावत कर ये कहते हुए बीजेपी के पास आए थे कि उनके पास सरकार को बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक होंगे। पवार पर यकीन करके आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। लेकिन 3 दिनों में ही वो सरकार गिर गई। लेकिन इस बार तय हुआ कि जब तक एकनाथ शिंदे के साथ पर्याप्त संख्या में विधायक होने की पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, तब तक बीजेपी तस्वीर में नहीं आएगी और पर्दे के पीछे से कोशिश जारी रहेगी। एकनाथ शिंदे से कहा गया कि वो शिवसेना नेतृत्व को जरा सा भी भनक ना लगने दे कि वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं या उद्धव ठाकरे से अलग होने वाले हैं। उद्धव और उनके करीबियों का उन पर भरोसा बना रहे, उसकी खातिर 20 जून को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना के दोनों उम्मीदवारों को उन्हें जितवाने के लिए कहा गया। दोनों उम्मीदवारों को पर्याप्त वोट मिलने के बाद बीजेपी के 5वें उम्मीदवार को मदद करने के लिए उन्हें कहा गया। शिंदे ने ऐसा ही किया। 20 जून को मतदान वाले दिन उद्धव की ओर से अपने एंटी चेंबर में बैठक के लिए न बुलाए जाने से नाराज शिंदे वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम 4:50 पर मालाबार हिल में अपने सरकारी निवास नंदन वन के लिए निकले। नंदन वन में कुछ देर ठहरने के बाद वो ठाणे मेयर बंगले में पहुंचे, जहां पहले से ही 2 विधायक मौजूद थे। उद्धव से अलग होने के इच्छुक बाकी विधायकों को भिवंडी, घोरबंदर, पालघर तमाम दूसरे अलग अलग ठिकानों पर रुकने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं शक होने पर अगर राज्य खुफिया विभाग अलर्ट पर आए तो तमाम विधायकों की लोकेशन एक जगह पर न मालूम रहे। इसके बाद सभी विधायक रात 11:30 बजे के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तलासरी में महाराष्ट्र गुजरात सीमा की ओर आगे बढ़े। जिन लोगों के पास पुलिस सुरक्षा थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा पहले ही छोड़ दी। पैदल चलकर सभी विधायकों ने चेक पोस्ट पार किया। चेक पोस्ट के दूसरी ओर यानी कि गुजरात की सीमा के भीतर एक लग्जरी बस तैयार खड़ी थी, जिसे गुजरात पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। बस में सवार सभी विधायकों ने तलासरी से करीब 150 किलोमीटर का सफर तय किया। करीब 2.5 घंटे के बाद बस सीधे सूरत के ला मेरिडियन होटल के सामने रुकी। उद्धव का साथ छोड़ने की चाहत रखने वाले सभी विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ सूरत नहीं ले गए थे। उन्होंने जानबूझकर कुछ विधायकों को मुंबई में छोड़ दिया ताकि ये पता चलता रहे कि उद्धव कैंप में क्या हलचल चल रही है। इस बीच खबर आई कि शिंदे अपने साथ 18 से 20 नहीं बल्कि 30 विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे हैं। इनमें शिवसेना विधायक, निर्दलीय विधायकों के अलावा 3 मंत्री भी थे। शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार और संदीपन भूमरे। सूरत के डूमस रोड पर 170 कमरों वाले 7 सितारा ला मेरिडियन होटल में सभी ठहरे थे। होटल के बाहर 200 मीटर के घेरे में गुजरात पुलिस की कड़ी सुरक्षा लगा दी गई। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी होटल के अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए। खबर मिलते ही सूरत के स्थानीय पत्रकार और मुंबई से भी मीडिया की टीमें होटल पहुंचने लगी, लेकिन पुलिस ने किसी को भी होटल के अंदर नहीं घुसने दिया। बागी विधायकों से मिलने के लिए बीजेपी के विधायक संजय कुटे सूरत के ली मेरिडियन होटल पहुंचे। स्थानीय पत्रकारों को सूचना मिली कि गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए ली मेरिडियन होटल पहुंचे हैं। इससे पहले कि ये खबर ब्रेक हो, सीआर पाटिल अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं, सूरत महानगर पालिका द्वारा आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में भी सीआर पाटिल नहीं पहुंचे, जहां हिस्सा लेने के लिए वो सूरत आए हुए थे। शिंदे के विधायकों के साथ सूरत पहुंचने की खबर से शिवसेना में खलबली मच गई।
इतने विधायकों के एक साथ सूरत जाने से सरकार के खतरे में पड़ने की आशंका थी। उन्हें वापस बुलाने के लिए ठाकरे ने सख्ती नरमी का फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने सरकारी निवास वर्षा पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया और उनकी जगह पर अजय चौधरी को नया विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया। एक तरफ ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ ये कड़ा कदम उठाया तो दूसरी ओर उनसे बातचीत के लिए अपने 2 दूत भी भेजे। ये दूत थे उद्धव के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर और ठाणे से विधान परिषद के सदस्य रविंद्र फाटक। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर का नाम सुनकर सियासी हलकों में लोगों को अचरज हुआ, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर ही वो नाम है जिनके चलते शिवसेना के कई बड़े नेता शिवसेना छोड़कर चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, सांसद मोहन रावले, इन्होंने शिवसेना छोड़ी तो मिलिंद नार्वेकर के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मिलिंद नार्वेकर पर आरोप है कि वो शीर्ष नेताओं के संग दुर्व्यवहार किया करते थे, शिवसेना के नेताओं और उद्धव ठाकरे के बीच दीवार की तरह बाधा बना करते थे। अब वही मिलिंद नार्वेकर पार्टी से नाराज एक नेता को मनाने के लिए भेजे जा रहे थे। मतलब ये कि जिस आदमी को भूतकाल में उद्धव और संगठन के बीच दीवार की तरह पेश किया गया था, उसी आदमी को आज उद्धव और नाराज विधायकों के बीच पुल बनाने का काम सौंपा गया। दोपहर तक नार्वेकर और रविंद्र फाटक सड़क के रास्ते सूरत पहुंच गए। होटल के अंदर घुसने से पहले उन्हें करीब आधे घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा। नार्वेकर ने इसके बाद शिंदे से मिलकर अपने फोन पर उनकी उद्धव से बात कराई। बातचीत में शिंदे ने उद्धव से कहा, मुझे कैबिनेट मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं शिवसेना अपने हाथ में लेना चाहता हूं। मेरी चिंता शिवसेना को बचाने को लेकर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लीजिए। उद्धव और शिंदे के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। उद्धव शिंदे को समझाते रहे, लेकिन जब तर्कों से बात नहीं बनी तो भावनाएं बीच में आईं। फोन उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने लिया। रश्मि ठाकरे को एकनाथ शिंदे भाभी कहते थे। रश्मि ठाकरे भले ही शिवसेना में किसी पद पर नहीं थी, लेकिन पार्टी और सरकार के कामकाज पर उनकी बारीक नजर रहती थी। रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र में होने वाले तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी रखती थी। बताते हैं कि नवंबर 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी तय हुई और उद्धव को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया गया तो उद्धव वो पद स्वीकारने को तैयार नहीं थे। रश्मि ठाकरे के मनाए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। चूंकि उद्धव सामना अखबार के संपादक भी थे, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने संपादक का पद छोड़ दिया और रश्मि ठाकरे को संपादक बना दिया। बहरहाल रश्मि ठाकरे ने भी शिंदे को फोन कर लौटने के लिए समझाया, लेकिन शिंदे टस से मस न हुए। बातचीत विफल रही और फिर नार्वेकर और रविंद्र फाटक खाली हाथ वापस मुंबई के लिए निकल गए। उधर मुंबई में शिवसेना सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत मीडिया के सवालों से घिरे थे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी है। राउत ने कहा कि बीजेपी गुजरात से महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही थी। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। कौन कौन नाम बता? एक उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई है, वो वहां से भाग रहा था मुंबई में आने के लिए, तो उनको इतनी मारपीट की है गुजरात के पुलिस और वहां के ऑपरेशन कमल वालों के गुंडों ने। अब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। आज सुबह से मुझे वहां से 4 या 5 फोन आए हैं विधायक के। वो कहां से भी एडजस्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं कि हमको यहां से वो यहाँ किडनैप करके लेकर आए। हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था। हमको एक जगह पर थाने में खाने को बुलाया, डिनर के लिए बुलाया और हमको गाड़ी में डालकर यहाँ लेके आए। इस बीच खबर ये आई कि अकोला से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख, जो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गए हैं, वो अचानक बीमार हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें सूरत के सिविल लाइन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर उनकी पत्नी प्रांजलि ने अकोला पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीजेपी ने अब तक पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी। खासकर देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता कृपा शंकर सिंह पूरे मुद्दे पर लाइव बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने बैठे थे।
इससे पहले कि बातचीत शुरू हो पाती, पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का उन्हें फोन आया और उन्हें कैमरे के सामने से हटना पड़ा। सबकी नजरें अब शिंदे कैंप के अगले कदम पर लगी थी। इस बीच उनकी ओर से एक ट्वीट आया, हम बाला साहब के वफादार शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। बाला साहब के हिंदुत्व और आनंद दिघे के आदर्शों से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी सत्ता के लिए धोखाधड़ी नहीं की। अगली रात यानी 22 जून को 3 बसें सूरत के ली मेरिडियन होटल के बाहर लगी, जिनमें से 2 बसों में विधायक बैठे, जबकि तीसरे बस में उनका सामान रखा गया। होटल से लेकर एयरपोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर की थी, लेकिन इस पूरे रास्ते में गुजरात पुलिस का कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। इससे एक बात तो साफ थी कि ये तमाम विधायक सूरत शहर से किसी और शहर जा रहे थे, लेकिन कहाँ? भोपाल, बेंगलोर, गोवा या फिर वापस मुंबई? ये एक बड़ा सवाल था। सूरत का ये सस्पेंस तब खत्म हुआ जब स्पाइसजेट का एक विशेष विमान गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आकर पहुंचा। उसी में शिंदे और उनके साथी विधायक भी थे। नई तारीख के साथ सियासत नई करवट ले रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश टकटकी लगाए एकनाथ शिंदे के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। क्या वो वापस शिवसेना में लौट जाएंगे या फिर बीजेपी की छत्र छाया में पलेंगे? शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के लिए अब तैयारी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में थी। सुरक्षा असम सरकार की तरफ से थी। वहां के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा विधायकों के पहुंचने से थोड़ी देर पहले खुद ही होटल से जायजा लेकर लौटे थे। वक्त नहीं लगा, होटल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। शिंदे गुवाहाटी में थे और इधर मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। पत्रकारों से उन्होंने हंसते हुए कहा कि विधायक आसाम के काजीरंगा पर्यटन के लिए गए हुए हैं। गुवाहाटी मध्ये एक फार जंगल छान आहे, काजीरंगा. आमदार फिरतील, पर्यटन करतील. गुजरातला झालंय, अजून कुठे जातील? करू दे ना. आमदारांनी फिरलं पाहिजे, आमदारांनी देश पाहिला पाहिजे. आणि या देश पाहिल्यामुळे त्यांना देशाची ओळख होते. त्याच्यामुळे आमच्या त्यांना शुभेच्छा. संजय राउत इस मामले को हल्का करना चाहते थे, लेकिन शाम तक ये मामला बेहद गंभीर हो चुका था। शाम करीब 5:30 बजे उद्धव ठाकरे ने फेसबुक से जनता को लाइव संबोधित करते हुए एक भावुक भाषण दिया। पहले उन्होंने कोरोना काल के दौरान किए गए अपनी सरकार के कामों को याद किया, फिर कहा कि उनका इस्तीफा तैयार है। अगर कोई दूसरा शिवसैनिक सीएम बनना चाहता है तो वे तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें यानी शिंदे को सामने आकर बात करनी चाहिए। मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे आणि हे माझं नाटक नाही, अजिबात नाटक नाही। कारण नाहीतर म्हणतील की काय तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो, मला कोणताही मोह नाही, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे। पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे। फेसबुक लाइव के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना सरकारी निवास वर्षा छोड़ दिया। एक कार में वे अकेले थे और दूसरी कार में उनकी पत्नी रश्मि और बेटे तेजस और आदित्य थे। मलबार हिल्स से बांद्रा के मातोश्री का फासला अमूमन 15 मिनट का है, लेकिन उस दिन ये दूरी घंटों में पूरी हुई। बड़ी संख्या में शिवसैनिक सड़कों पर खड़े थे। उद्धव ठाकरे 5 बार अपनी गाड़ी से उतरे और सड़कों के किनारे खड़े शिवसैनिकों का अभिवादन किया। गुवाहाटी में शिंदे और उनके साथी विधायकों का गुट पसोपेश में था अपने अगले मूव को लेकर। समय काटे नहीं कट रहा था। कुछ तो माता कामाख्या के दर्शन करने मंदिर चले गए, कुछ को ये टेंशन हो रहा था कि आखिरकार अपना भविष्य क्या होगा। आखिरकार विधायक जो ठहरे, लेकिन शिंदे ने उन सबको भरोसा दिलाया, घबराओ मत, मैं हूं ना, अभी तो और विधायक आने वाले हैं। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही
याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना शिंदे की बात सही निकली। हर दिन 1 से 2 और विधायक उद्धव को छोड़ उनके खेमे में शामिल होने के लिए आने लगे। जिन विधायकों को शिंदे के खेमे में शामिल होना होता वे पहले सूरत जाते और वहां से विशेष विमान के जरिए गुवाहाटी पहुंचा दिए जाते। शिंदे खेमे में उस वक्त खुशी की लहर छा गई जब सदा सरवणकर नाम के विधायक भी उद्धव का साथ छोड़कर उनके पास आ गए। सरवणकर का आना अहम इसलिए था क्योंकि वे उस माहिम विधानसभा सीट के विधायक थे जिसे कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इस बीच शिंदे कैंप में शामिल होने के लिए एक ऐसे नेता का नाम सामने आया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। ये नाम था रविंद्र फाटक का। आपको याद होगा कि रविंद्र फाटक को ही उद्धव ठाकरे ने पहले दिन अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के साथ बागी विधायकों की मान मनोवल की खातिर सूरत भेजा था। अब वही रविंद्र फाटक बागी विधायकों के साथ नजर आ रहे थे। हालांकि फाटक विधानसभा के नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्य हैं। 23 जून की दोपहर तक शिंदे ने अपने सियासी बाहुबल की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में 42 विधायक साथ थे। इसके बाद शिवसेना शिंदे पर हमलावर हो गई। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। जो खुद से शर्मिंदा है, जो डरपोक है, वो भाग गया। इस बीच उद्धव ठाकरे के खेमे में ये कोशिश भी होने लगी कि बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत देते हुए जवाब देने की तारीख 12 जुलाई कर दी और उससे एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को सुनवाई की तारीख रख दी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही बीजेपी में हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी से कहा कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार बहुमत खो चुकी है, लिहाजा विधान भवन में उद्धव ठाकरे से बहुमत परीक्षण के लिए कहा जाना चाहिए। 29 जून की सुबह से ही राजभवन के बाहर पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्योंकि राजभवन से राज्यपाल का विधान भवन के सचिवालय को लिखा गया एक पत्र लीक हो गया था। इस पत्र में राज्यपाल के निर्देश थे कि 30 जून सुबह 11 बजे विधान भवन में उद्धव ठाकरे सरकार का बहुमत परीक्षण कराया जाए और इसका लाइव प्रसारण हो। इधर फ्लोर टेस्ट की बात सामने आई और उधर विधायक गुवाहाटी से गोवा पहुंच गए। अटकलों का बाजार गर्म होने लगा कि कहीं बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा न दे दें, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हथियार नहीं डाले। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस उम्मीद के सहारे की राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगा उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका। फ्लोर टेस्ट होगा, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं है। अंकित बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात रखिए अपनी। जी बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट जिसका सुप्रीम फैसला सामने आ गया है कि कल अपने तय वक्त पर होगा फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आए। 9:30 बजे ये लाइव शुरू हुआ। उन्होंने एक भावुक भाषण दिया। भावुक भाषण के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यही नहीं, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वर्षा हे निवासस्थान शासकीय निवासस्थान सोडलं माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। मैंने बीते गुरुवार को ही सबको बताकर वर्षा शासकीय निवास स्थान सरकारी निवास स्थान छोड़ दिया था और मातोश्री अपने निवास स्थान पर आ गया और अब सबके सामने और मुख्यमंत्री पद का मैं त्याग कर रहा हूं। बिल्कुल, जो जिस तरह से प्रोटोकॉल लगाए गए हैं उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे यहां मातोश्री से निकलकर राजभवन जाएंगे और ऑफिशियल तौर से उनका इस्तीफा देंगे। आप देखिए, ये उद्धव ठाकरे का काफिला निकला। ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को उद्धव ठाकरे खुद चला रहे हैं। खुद चलाते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। इस गाड़ी को चलाते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के तुरंत बाद ही देवेंद्र फडणवीस के मोबाइल फोन पर एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों की बाढ़ आ गई। सियासी गलियारों में
इसे ऑपरेशन लोटस माना जा रहा था और बीजेपी खेमे में सभी ये मान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। तमाम पत्रकार और नेतागण उन्हें बधाइयां दे रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया। आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस चुनिंदा पत्रकारों के मैसेज का जवाब जो है वो तुरंत दे देते हैं, लेकिन इस वक्त वो खामोश थे। आखिर माजरा क्या है समझने के लिए मैंने खुद देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और ये कोशिश की समझने की कि वो सरकार बनाने का दावा कब पेश करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं तो ये भी जानने की कोशिश की कि वो सरकार कब बनाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुझे जवाब में कहा कि अभी रुको, एक सरप्राइज बाकी है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में तुम्हें कई सारी खबरें मिलने वाली है। मेरे साथी पत्रकार रौनक इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस किस सस्पेंस की बात कर रहे हैं। इस सस्पेंस का खुलासा अगले दिन यानी 30 जून के करीब 4:30 बजे हुआ, जब राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि वो इस सरकार में बाहर से रहेंगे। श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। फडणवीस ने यह घोषणा करके सबको चौंका दिया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। ऐसा फैसला समझ से परे था, कॉमन सेंस के विपरीत। आखिर 106 विधायकों वाली पार्टी जिसके पास 14 निर्दलियों का भी समर्थन है, वो सीएम पद किसी और पार्टी को क्यों देगी? सभी सोच में पड़ गए कि कहीं फडणवीस के बोलने में या उनके सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। 30 जून की सुबह 9:39 बजे मैंने दफ्तर के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक खबर भेजी थी जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उस खबर में मैंने लिखा था, एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आज या फिर कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन देगी और अंदरूनी चर्चा जारी है। अक्षय के सूत्रों ने सही खबर दी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की। चूंकि इस फैसले के पीछे कोई ठोस तर्क सामने नहीं आ रहा था, इसलिए खबर के गलत साबित होने का जोखिम था। ऐसे में उस वक्त चैनल पर खबर न चलाने का फैसला किया गया। मजे की बात यह है कि जो फडणवीस मुझे एक दिन पहले कह रहे थे कि अभी एक सरप्राइज बाकी है, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी पार्टी बीजेपी भी उन्हें एक सरप्राइज देने वाली है। 30 जून 2022 की शाम राजभवन में शांति के बजाय हलचल थी, गहमागहमी थी। खास करके राजभवन के दरबार हॉल में उत्सव जैसा माहौल था। 750 लोगों की क्षमता वाला ये हॉल शाम 6:45 बजे तक खचाखच भरा हुआ था। इन मौजूद लोगों में बड़े पुलिस अधिकारी और राजभवन के कर्मचारी भी शामिल थे। मंच सज चुका था। मंच पर रखी मेज के साथ 2 कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए थी और दूसरी एकनाथ शिंदे के लिए, जिन्हें कोश्यारी 7:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले थे। शाम 7 बजे के करीब राजभवन में अचानक मंच पर हलचल हुई। राजभवन के कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेज के सामने रखी 2 कुर्सियों के साथ एक तीसरी कुर्सी भी रख दी। सभी हैरान थे कि दूसरा कौन सा शख्स शपथ लेने जा रहा है। जानकारी तो सिर्फ एकनाथ शिंदे के शपथ लेने भर की मिली थी। कुछ देर में ही सस्पेंस खत्म हो गया। कई पत्रकारों के मोबाइल फोन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आ गया, जिसमें नड्डा ने जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बीजेपी के नेतृत्व ने कहा है। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। नड्डा के बयान के कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया। भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए
महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था, खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। 3 घंटे पहले राजभवन में दरबार हॉल के ठीक सामने जो हॉल है, वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और बीजेपी उन्हें समर्थन देगी। लेकिन 3 घंटे में ही मामला पलट गया। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के महज 5 मिनट पहले देवेंद्र फडणवीस दरबार हॉल के भीतर दाखिल हुए। उनका चेहरा सारी कहानी कह रहा था। अगर कोई बधाई देता तो हल्की सी बनावटी मुस्कान के साथ उसका जवाब देते। खबर आई कि फडणवीस पार्टी की ओर से लिए गए फैसले से नाराज थे। शपथ विधि में आने का उनका मन नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात करके उन्हें समझाया, जिसके बाद फडणवीस राजभवन पहुंचे। मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, इस वजह से देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हमारे सामने आया कि नहीं, आप वहाँ उप मुख्यमंत्री बनी है, और उन्होंने ये माना। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए सर्वोपरि हित समझा और पार्टी का जो आदेश है वो माना। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शिवसेना में चौथी बगावत के बाद नई सरकार बन चुकी थी। फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे के डिप्टी बनकर जनता के सामने थे। अपनों को खोना, खोकर गिरना, गिरकर उठना और उठकर सत्ता के शिखर तक जाना, ये शायद एकनाथ शिंदे की किस्मत है। नीति का खेल देखिए कि नाव हादसे में अपने 2 बच्चों को गंवाने के बाद बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें जीने का मकसद दिया, और आज उन्हीं बाला साहेब ठाकरे के परिवार का भरोसा खोकर एकनाथ शिंदे सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। अब महाराष्ट्र के नए लोकनाथ बने एकनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इस शिखर पर अपने आप को बरकरार रखना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।